करती हो कि खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं ना, तुम उम्र भर इसी तरह सड़ते रहोगे। और अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और आराम से गुल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? ये लताड़ सुनकर मैं आंसू बहाने लगता हूं। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लेकिन लताड़ कौन सा है? वैसे भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुखित बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। और मैं अपने आप में इतनी जी तोड़ मेहनत करने की शक्ति ना पाता। और उस निराशा में पल भर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। अब जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख बने रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद जब निराशा के सब बादल फट जाते तो मैं इरादा करता कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और झटपट एक टाइम टेबल बना देता। अब बिना कोई नक्शा बनाए या स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? और टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उठ जाती। प्रातःकाल सुबह 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर खाना खाकर पढ़ने बैठ जाना। 6 से लेकर 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से लेकर 9 बजे तक हिसाब, 9 से लेकर 9:30 बजे तक इतिहास, 9:30 बजे खाना खाना और स्कूल चले जाना, 3:30 बजे स्कूल से घर वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से लेकर 5 बजे तक भूगोल, 5 से लेकर 6 बजे तक ग्रामर, 6 से लेकर 6:30 बजे तक हॉस्टल के सामने ही मैदान में टहलना, 6:30 से लेकर 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, 7 से लेकर 8 बजे तक खाना खाना आराम करना, 8 से लेकर 9 बजे तक अनुवाद, 9 से लेकर 10 तक हिंदी, 10 से लेकर 11 बजे तक विभिन्न विभिन्न विषय और उसके बाद कहीं जाकर ऐसे टाइम टेबल बना लेना एक बात थी और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वे दाव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से मैदान की ओर खींच ले जाती। और वहां पहुंचकर मैं सब कुछ भूल जाता, सब कुछ। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, कुछ भी याद ना रहता, कुछ भी। और भाई साहब को एक मौका और मिल जाता मेरी फजीयत करने और नसीहत देने का। मैं भाई साहब के साए से भी डरता, हमेशा उनसे दूर रहने की चेष्टा करता और कमरे में भी दबे पांव इस तरह से अंदर जाता कि उन्हें खबर ना हो, क्योंकि उनकी नजर मुझ पर पड़ी नहीं और मेरे प्राण निकले नहीं। हर वक्त अपने ऊपर एक नंगी तलवार लटकती हुई महसूस होती है। फिर भी जैसे आदमी मौत और विपत्ति के बीच भी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं भी लाख फटकार और गुटकियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता। और फिर सालाना इम्तिहान हुए, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम। अब मेरे मन में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। यूं कहां गई आपकी घोर तपस्या? मैं खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया हूं। 'हूं? 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 'हूं?
लेकिन वो इतने दुखी थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। लेकिन हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। और भाई साहब का वो रोग अब मुझ पर ना रहा। कबड्डी 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 आजादी से खेल कूद में हिस्सा लेने लगा। दिल मजबूत था कि अगर अब भाई साहब ने फिर से फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया हूं। जुबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं रहा और उन्होंने इसे भांप लिया। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट कर ठीक भोजन के समय घर लौटा तो मानो उन्होंने तलवार खींच ली और मुझ पर